जय हिंद साथियों, मैं अनिल कुमार फिर से अपने यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के सेशन का मेरा जो टॉपिक है वो आपको हिस्ट्री बोर्ड एग्जाम 2021 में पूछे गए जो प्रश्न है उसका हम लोग एनालिसिस करेंगे। तो इस टॉपिक के अंतर्गत हम लोग क्या किए थे कि 2021 के जो हिस्ट्री का प्रश्न था उसका हम लोग 1 से लेके 25 तक के जो प्रश्न था उसका हम लोग एनालिसिस किए थे। आज हम लोग 26 नंबर प्रश्न से क्या करेंगे कि एनालिसिस जो है वो आपको स्टार्ट करेंगे। तो चलिए साथियों, आज के इस सेशन को शुरू करते हैं। तो देखिए साथियों, आज के सेशन का जो मेरा पहला टॉपिक है वो क्या कह रहा है। देखिए पहला प्रश्न कि बंगाल विभाजन कब हुआ था। देखिए ऑप्शन ए कह रहा है 1905, ऑप्शन बी 1906, ऑप्शन सी 1911, ऑप्शन डी 1914। तो देखिए तो ये जो बंगाल का विभाजन होता है साथियों वो आपको 1905 में होता है। कब होता है? 1905 में। तो चलिए यहाँ से एक बात हम जानने का प्रयास करेंगे आप लोगों से कि जो बंगाल विभाजन हुआ था, ठीक है ना, तो बंगाल विभाजन के परिणाम स्वरूप भारत में एक आंदोलन चला था, उसका नाम क्या था? आप लोग कमेंट करके बताओगे। चलिए अब चलते हैं इस प्रश्न को। देखिए क्या कह रहा है कि बंगाल विभाजन कब हुआ था। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा 1905। क्या हो जाएगा? 1905, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है साथियों इसका क्या है कि आपको सही आंसर है। तो फिर यहाँ से एक बात आती है कि जो आपको बंगाल विभाजन है ये आपको 1905 में होती है। तो बंगाल विभाजन करने के लिए कौन गवर्नर जो होते हैं, यानी कि भारत के जो होते हैं आपको वायसराय जो होते हैं उस समय वो कौन होते हैं? तो वो आपको लॉर्ड कर्जन होते हैं। कौन होते हैं? लॉर्ड कर्जन। अगर मैं आपसे प्रश्न पूछूं कि बताइए कि बंगाल विभाजन के लिए भारत के कौन से गवर्नर जनरल जो है या वायसराय जो है जिम्मेदार थे, तो हम क्या कहेंगे जानते हैं? तो आपको लॉर्ड कर्जन, इसी ने बंगाल का विभाजन किया था। उसके बाद आपको 1906 में, तो साथियों 1906 में मुस्लिम लीग का क्या होता है कि आपको गठन होता है। किसका गठन होता है? मुस्लिम लीग का गठन। किस बात को याद रखिएगा? 1911 में क्या होता है कि आपको बंगाल विभाजन जो होता है उसको रद्द कर दिया जाता है। तो याद रखिएगा बंगाल का जो विभाजन होता है क्या होता है? विभाजन। इस विभाजन को क्या कर दिया जाता है कि आपको रद्द कर दिया जाता है। तीन चीजों को देख लेना। 1914 में जो होता है तो आपको प्रथम विश्व युद्ध की क्या होती है कि आपको शुरुआत होती है। तो देखिए तो आपके एग्जाम में प्रश्न पूछ दिए जाएंगे कि बताइए कि प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत कब होती है। तो क्या कहेंगे? 1914 में। और ये जो प्रथम विश्व युद्ध है साथियों यह कब तक चला था ये भी जान लीजिएगा। तो देखिए प्रथम विश्व 1914 से 1918 तक चला था। देखिए ये सारे आपके एग्जाम में पूछे गए प्रश्न है। और प्रथम विश्व युद्ध टोटल आपको 4 वर्ष तक आपको चला हुआ था। आपके एग्जाम में ऐसे प्रश्न भी जो होते हैं साथियों पूछे जाते हैं, तो आप इसे बढ़िया से याद रखेंगे। देखिए उसके बाद है बंगाल विभाजन को रद्द कब कर दिया जाता है। तो कहेंगे आपको 1911 में। तो इन चीजों को देख लेना। मुस्लिम का गठन जो होता है वो आपको कब होता है? 1906 में। कहाँ होता है? तो आपको ढाका में। क्या होता है? ढाका में, यानी ढाका बोले तो आपको बांग्लादेश में। तो इन चीजों को देख लीजिएगा। तो ये जो 26 नंबर प्रश्न है इसका सही आंसर आपको ए हो जाएगा। चलिए चलते हैं अब ये प्रश्न को, यानी 27 नंबर प्रश्न को। देखिए क्या कह रहा है, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया। यानी कह रहा है जय जवान और आपको जय किसान, यह नारा जो दिए थे कौन? तो देखिए लाल बहादुर शास्त्री जी। कौन दिए थे? लाल बहादुर शास्त्री जी। तो साथियों यहाँ से एक प्रश्न आपके एग्जाम में आएंगे। क्या जानते हैं कि जो जय जवान है जय किसान का नारा यह कब दिया गया था? तो 1965 में भारत पाक युद्ध के समय। किस समय दिया गया था? तो आपको 1965 में याद रखिएगा भारत पाक युद्ध के समय। किसके समय? भारत पाक युद्ध के समय। मतलब क्या हुआ कि भारत और पाकिस्तान का जो युद्ध हुआ था कितना जानते हैं? 1965 में। तो उसी के दौरान क्या हुआ था कि आपको यह नारा जो था वो आपको दिया गया था, जय जवान और जय किसान का। इन सभी चीजों को आपको अच्छे से क्या करना है? याद रखना है, ठीक है ना। फिर यहाँ से एक प्रश्न आपके और आएंगे। क्या आएंगे? एक और आएंगे क्या कि जय जवान जय किसान और जय विज्ञान का नारा जो दिए थे वो आपको कौन दिए थे? ये भी प्रश्न पूछे जाएंगे। तो देखिए यहाँ से याद रखिएगा कि आपको जय जवान क्या है? जय जवान क्या है। इसके बाद आपको जय किसान क्या है? जय किसान। और आपको जय विज्ञान क्या है? जय विज्ञान। इसका जो नारा दिया था वो आपको अटल बिहारी वाजपेयी जी। कौन दिए थे? अटल बिहारी वाजपेयी जी। साथियों इन चीजों को भी आपको अच्छे से याद रखना है। यह जो नारा दिए थे कौन दिए थे? तो क्या कहेंगे? अटल बिहारी वाजपेयी जी। क्या है? वाजपेयी जी। यहाँ से आपके एग्जाम में ये प्रश्न पूछे जाते हैं। इसके बाद अगर इसमें हम बोले आपको कि जय जवान जय किसान जय विज्ञान और जय अनुसंधान का नारा कौन दिए थे, तो कहेंगे श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी। हाँ भाई, अब यहाँ पे और भी ऑप्शन है जिसमें आपको क्वेश्चन विचार करते हैं। जैसे देखिए महात्मा गांधी। तो महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा जो थे वो आपको दिए हुए थे, ठीक है ना। तो आपको 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान। इसके बाद है स्वराज्य मेरा जनसिद्ध अधिकार है, इसे मैं लेकर रहूंगा। बाल गंगाधर तिलक ने जो है वो आपको क्या नारा दिए थे। उसके बाद देखिए आपको लाल बहादुर शास्त्री जी जय जवान जय किसान। तो ये जो बाल गंगाधर तिलक जी है ना, ठीक है ना, इनके बारे में एक चीज याद रखिएगा कि इन्हें भारतीय अशांति का जनक कहा जाता है। तो बाल गंगाधर तिलक को भारतीय शांति का जो जनक कहते हैं वो कौन कहते हैं? तो वो आपको वैलेंटाइन सिरोल ने
कहते थे। इस सभी चीज को याद रखना है। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर संविधान बनाने वाली जो प्रारूप समिति थे उसी के ये क्या थे कि आपको अध्यक्ष थे। ये जो देख रहे हैं 27 नवंबर, इसका सही आंसर हो जाएगा साथियों, वो आपको क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। तो इन सभी चीजों को बढ़िया से आपको देख लेना। चलिए अब चलते हैं अगले प्रश्न को। देखिए अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, इस पर हम लोग बात करते हैं। देखिए कह रहा है कि भारत का राष्ट्रगान कौन सा है। ऑप्शन ए कह रहा है आपको वंदे मातरम, उसके बाद कह रहा है जन गण मन अधिनायक। तो साथियों इसका जो आंसर होगा ना वो आपको क्या हो जाएगा जानते हैं, जन गण मन अधिनायक, यानी कि जन गण मन अधिनायक जय हो, यही जो है आपको भारत का क्या है कि आपको राष्ट्रगान है। क्या है, राष्ट्रगान है। तो इन चीजों को आपको बढ़िया से याद रखना है। तो देखिए तो भारत का जो राष्ट्रगान है वो आपको लिखे कौन है, ये भी प्रश्न पूछे जाएंगे। तो देखिए भारत के राष्ट्रगान को लिखने वाले जो व्यक्ति है वो है आपको रविंद्रनाथ टैगोर। क्या है, रविंद्रनाथ टैगोर। इस बात को आपको याद रखना होगा कि भारत के राष्ट्रगान जनगण मन और बांग्लादेश के राष्ट्रगान हमार सोनार बांग्ला के जो लेखक है रविंद्रनाथ टैगोर, या इन्हीं को हम लोग रविंद्रनाथ ठाकुर के नाम से भी जानते हैं। तो साथियों यहाँ से एक प्रश्न आएगी कि भारत का जो राष्ट्रगान है इसे पहली बार जो है वो आपको कब गाया गया था। तो देखिए राष्ट्रगान को पहली बार साथियों 1911 ईस्वी में क्या हुआ था, क्या आपको गाया गया था। मतलब कि राष्ट्रगान को पहली बार कब गाया जाता है, तो क्या कहेंगे 1911 में। और राष्ट्रगान को जो पहली बार गाया गया था, ठीक है ना, वो आपको किस अधिवेशन में गाया गया था ये भी जान लीजिए। तो राष्ट्रगान को पहली बार कांग्रेस के जो है आपको कलकत्ता अधिवेशन, क्या है, कलकत्ता अधिवेशन। तो इसी कलकत्ता अधिवेशन में राष्ट्रगान को पहली बार जो था 1911 में गाया गया था। फिर यहाँ से एक बात आती है कि राष्ट्रगान को संविधान सभा द्वारा अपनाया कब गया था, ये भी तो प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। तो राष्ट्रगान को संविधान सभा द्वारा 24 जनवरी, क्या है, 24 जनवरी 1950 को क्या किया गया था, क्या आपको अपनाया गया था। मतलब कि भारत के राष्ट्रगान जनगण मन को संविधान सभा ने कब अपनाया था, 24 जनवरी 1950 को। और राष्ट्रगान के गायन की अगर हम अवधि पूछेंगे तो राष्ट्रगान के गायन की जो अवधि है साथियों वो आपको 52 सेकंड है। कितना है, 52 सेकंड। इस बात को अच्छे से याद रखिएगा। और पूछा जाए कि अर्ध राष्ट्रगान की जो गायन अवधि है वो कितना है, तो अर्ध राष्ट्रगान की जो गायन अवधि है साथियों वो आपको कितना है जानते हैं, वो है आपको 20 सेकंड। क्या है, 20 सेकंड। देखिए पूरा गाने में राष्ट्रगान का जो समय है 52 सेकंड, आधा गाने में कहेंगे तो हो जाएगा आपको 20 सेकंड। तो इन सभी चीजों को आपको बढ़िया से देख लेना। चलिए अब यहाँ से एक बात आएगी क्या कि देखिए कि भारत का जो राष्ट्रगान है क्या है, राष्ट्रगान है, ठीक है ना। इसे संविधान सभा ने 24 जनवरी 1950 को क्या किया था कि आपको अपनाया था। इसके लिखने वाले जो थे कौन थे, रविन्द्रनाथ टैगोर थे। क्या थे, रविन्द्रनाथ टैगोर। इसे गाया कब गाया गया था, 1911 कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में। तो इस सब बात को अच्छे से याद रखिएगा। और भी ऑप्शन है जिस पर विचार करते हैं, जैसे देखिए यहाँ वंदे मातरम दिया हुआ। तो वंदे मातरम जो है ना भारत का राष्ट्रीय गीत है। क्या है, राष्ट्रीय गीत है। इस बात को अच्छे से याद रखिएगा। और राष्ट्रीय गीत को गाने में जो समय लगता है वो आपको 65 सेकंड। कितना लगता है, 65 सेकंड। तो इस चीज को याद रखिएगा। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, क्या है, हमारा, ठीक है ना। इस गीत को जो लिखे थे, क्या किए थे, लिखे थे मोहम्मद इकबाल ने। को लिखे थे मोहम्मद इकबाल ने। तो इस बात को आपको अच्छे से याद रखना है। कभी कभी प्रश्न पूछा जाएगा कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान को जो लिखे थे कौन, तो मोहम्मद इकबाल ने। हिंद देश का प्यारा झंडा, क्या है, प्यारा झंडा, ठीक है ना। तो ये सभी जो है आपको राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान आपको दिया गया क्या है कि आपको गीत और नारे, इन सभी चीजों को याद रखना है। तो ये जो देख रहे हैं 28 नंबर प्रश्न, इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो आपको क्या हो जाएगा जानते हैं, आपको बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। तो उम्मीद है साथियों कि आपको ये सारे चीजों के समझ में आ गए होंगे। चलिए अब हम चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, इस पर हम लोग बात करते हैं। देखिए क्या कह रहा है साथियों कि राजेंद्र प्रसाद का जन्म कहाँ हुआ था। देखिए कला, छपरा, सिवान, जीरादेई, गोपालगंज। क्या है, गोपालगंज। तो देखिए राजेंद्र प्रसाद जी का जो जन्म होता है साथियों, क्या होता है, जन्म होता है वो आपको क्या होता है जानते हैं, तो वह आपको जीरादेई में होता है। क्या होता है, जीरादेई में। इस बात को आपको अच्छे से याद रखना है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो आपको सही हो जाएगा। तो देखिए ठीक है, जो जीरादेई है ना साथियों यह आपको है कहाँ, तो यह आपको सिवान में। कहा है, सिवान में। तो यहाँ पर खास जगह हो गया जीरादेई, और जिला पूछेंगे तो आपको सिवान। यहीं पे इनका क्या होता है कि आपको जन्म होता है। कब होता है जन्म, तो आपको 3 दिसंबर, ठीक है ना, 1884 को इनका क्या होता है, जन्म होता है। और उसके बाद एक चीज याद रखिएगा 28 फरवरी, क्या है, 28 फरवरी 1963 को इनकी क्या हो जाती है कि आपको मृत्यु हो जाती है। तो इस बात को आपको अच्छे से याद रखना है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हमारे देश के प्रथम राष्ट्रपति थे, ठीक है ना, जिनका कार्यकाल 1950 से 1900 कितना था जानते हैं, तो आपको 62 था। यानी कहने का मतलब हुआ कि 12 साल जो था इनका कार्यकाल जो था वो आपको राष्ट्रपति के रूप में पड़ा था। ये जो देख रहे हैं आपको 29 नंबर का सही आंसर कहेंगे तो आपको सी हो जाएगा। और लगातार 2 कार्यकाल के लिए निर्वाचित होने वाले जो प्रथम
क्या थे कि आपको राष्ट्रपति, वो आपको कौन है जानते हैं? तो आपको डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और अब तक के एकमात्र राष्ट्रपति है जो लगातार 2 कार्यकाल के लिए क्या हुए, कि आपको निर्वाचित हुए। तो साथियों उम्मीद है कि आपको ये सारे चीज समझ में आ गए होंगे, और आप लोगों को समझ में आ रही है या नहीं आ रही है, आप लोग कमेंट करके जरूर बताओगे। तो चलिए सब लोग चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, इस पर चर्चा करते हैं। देखिए प्रश्न क्या कह रहा है, समझिए। कह रहा है भारत का संविधान कब लागू हुआ। देखिए कह रहा है 26 जनवरी 1950, उसके बाद आपको 20 नवंबर 1949, उसके बाद है आपको 20 नवंबर 1950, 20 जनवरी 1949। तो देखिए भारत का जो संविधान लागू होता है साथियों, वो आपको 26 जनवरी 1950 को, इसीलिए 26 जनवरी को हमारे देश में जो होता है प्रति साल जो होता है, तो आपको क्या किया जाता है जानते हैं? तो आपको गणतंत्र दिवस जो होते हैं वो आपको मनाए जाते हैं। इस बात को आपको अच्छे से याद रखिएगा। तो भारत का जो संविधान होता है साथियों, वो आपको आंशिक रूप से 26 नवंबर 1949 को लागू होता है। क्या है? 26 नवंबर 1949 को। तो देखिए तो आपके एग्जाम में कभी कभी प्रश्न पूछ लिए जाएंगे कि बताइए कि भारत का संविधान जो है वो आपको आंशिक रूप से कब लागू हुआ था। साथियों भारत का संविधान जो है आंशिक रूप से जो लागू हुआ था ना, वो आपको कब जानते हैं? तो आपको 26 नवंबर 1949 को। इस दिन जो था वो आपको 16 अनुच्छेद, क्या है? 16 अनुच्छेद जो थे वो आपको क्या हुए थे, कि आपको लागू हुए थे। क्या है? लागू हुए थे। तो इस बात को आपको अच्छे से याद रखना है। फिर यहाँ से क्वेश्चन और पूछा जाएगा कि 26 नवंबर को हमारे देश में क्या मनाया जाता है। तो साथियों 26 नवंबर को हमारे देश में जो होता है ना, वो आपको क्या मनाया जाता है जानते हैं? तो वह आपको संविधान दिवस, क्या है? संविधान दिवस, नहीं तो आप कह सकते हो कानून दिवस, जो भारत में मनाया जाता है कब? 26 नवंबर को। क्यों? क्योंकि इसी दिन हमारा संविधान बनकर क्या होता है, कि आपको तैयार होता है। तो देखिए जी सारी चीजों को आपको अच्छे से याद रखना है। तो देखिए ये जो प्रश्न है आपका 30 नंबर, इसका सही आंसर हो जाएगा वो आपको ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। और आप लोगों को समझ में आ रही है या नहीं आ रही है आप बताएंगे। और भारत का जो संविधान है वो कैसा साथियों? तो आपको लिखित है। क्या है? लिखित है। और विश्व का सबसे बड़ा क्या है, क्या आपको संविधान है। क्या है? विश्व का सबसे बड़ा, क्या कहेंगे? सबसे बड़ा आपको लिखित संविधान में अगर गिनती आएगी तो किसका आएगा जानते हैं? वो आपको भारतीय संविधान का। इन सभी चीजों को आपको बढ़िया से देख लेना है। तो ये जो प्रश्न इसका सही आंसर ये हो जाएगा, ठीक है ना। और आप लोगों को समझ में आ रही है या नहीं आ रही है आप लोग कमेंट करके बताओगे। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न हमारा क्या करा है उस पर चर्चा करते हैं। देखिए कह रहा है कि गंगा पुत्र किसे कहा जाता है। ऑप्शन है कह रहा है अर्जुन, विदुर, भीष्म, पांडु। तो देखिए गंगा पुत्र के नाम से जो जाना जाता है आपको भीष्म पितामह को। किनको? भीष्म पितामह को। तो देखिए तो भीष्म पितामह को क्या होता है कि आपको देवव्रत भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? देवव्रत भी कहा जाता है, और आपको गंगा पुत्र भी कहा जाता है, ठीक है ना। और ये आपको आजीवन जो थे वो आपको ब्रह्मचर्य रहे थे। क्या रहे थे? आजीवन ब्रह्मचर्य रहे थे। तो इन सभी चीजों का आपको देख लेना है। तो इसमें जितने भी पात्र देख रहे हैं अर्जुन, विदुर, पांडु, भीष्म, ये सभी जो है आपको महाभारत के क्या है कि आपको पात्र है। किसके पात्र है? महाभारत के पात्र है। और इसलिए देखिएगा महाभारत जो है दुनिया का सबसे बड़ा क्या है कि आपको महाकाव्य है, ठीक है ना, जिसका मूल नाम जो था क्या था, तो आपको जय संहिता था। तो कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा ये जो देख रहे हैं महाभारत क्या है, महाभारत, इस महाभारत का मूल नाम क्या था, क्या कहेंगे जानते हैं? जय संहिता। क्या कहेंगे साथियों? जय संहिता। तो जय संहिता इसको कब कहा गया था? तो जब इसमें आपको 8800 श्लोक था। क्या था? 8800 श्लोक था, मतलब इसका नाम जय संहिता था। जय संहिता का मतलब क्या होता है? आपको विजय संबंधी संचयन। क्या होता है? विजय संबंधी संचयन। लेकिन जब श्लोक की संख्या बढ़कर 24,000 हुआ, क्या हुआ? 24,000 हुआ, तब इसका नाम पड़ा क्या जानते हैं? भारत। क्या हुआ? भारत। जब श्लोक की संख्या बढ़कर 1,00,000 हुई, क्या हुई? 1,00,000 हुई, तब इसका नाम पड़ा आपको महाभारत। क्या पड़ा? महाभारत। या इसी को हम लोग कहते हैं सप्त सहस्त्र संहिता। क्या कहते हैं? सप्त सहस्त्र संहिता। तो देखिए यहाँ से क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा आपके एग्जाम में, ठीक है ना। तो इससे भी जान लीजिए, आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि बताइए महाभारत का जो अन्य नाम है वो क्या है। तो क्या कहिएगा? सप्त सहस्त्र संहिता। महाभारत, महाभारत का नाम कब पड़ता है? जब कहेंगे 1,00,000 श्लोक जब इसमें होती है तब इसका नाम क्या पड़ता है? तो आपको महाभारत। जब 24,000 श्लोक रहती है तब इसका नाम भारत रहता है। और जब 88 श्लोक इसमें होता है उस समय इसका नाम जय संहिता होता है। तो उम्मीद है कि आपको ये सारे चीज समझ में आ गए होंगे। ये जो 31 नंबर प्रश्न है इसका सही आंसर जो होगा वो आपको सी हो जाएगा। और आप लोगों को समझ में आ रही है या नहीं आ रही है आप कमेंट करके बताओगे। चलिए अब चलते हैं अगले प्रश्न। देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है कि महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? लुम्बिनी में, बोधगया में, सारनाथ में, कुशीनगर में। इसका सही आंसर हो जाएगा बोधगया में। और बोधगया में किस वृक्ष के नीचे जानते हैं? तो वृक्ष का अगर नाम पूछा जाए तो हो जाएगा आपको पीपल वृक्ष के नीचे, ठीक है ना। नदी किनारे पूछा जाएगा तो आपको निरंजना नदी के किनारे। किस नदी के किनारे? निरंजना। या इसी नदी को फल्गु के नाम से भी क्या कहते हैं कि आपको जानते हैं। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि बताइए कि गौतम बुद्ध को क्या की ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी, तो आपको बोधगया
बोध गया कहेंगे तो आपको बिहार में कहा है, बिहार में। देखिए लुम्बिनी में गौतम बुद्ध का क्या होता है कि आपको जन्म होता है, क्या होता है, जन्म होता है। सारनाथ में क्या करते हैं कि ज्ञान प्राप्ति के बाद प्रथम उपदेश देते हैं, क्या देते हैं, प्रथम उपदेश। उसका कुशीनगर में गौतम बुद्ध को क्या होता है कि आपको महापरिनिर्वाण की प्राप्ति होती है। किसकी प्राप्ति होती है, महापरिनिर्वाण की। तो देखिए आपके एग्जाम में ये प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि बताइए कि जो गौतम बुद्ध साहब है, ठीक है ना, गौतम बुद्ध साहब को जो आपको महापरिनिर्वाण की प्राप्ति हुई थी वो कहाँ हुई थी, तो क्या कहेंगे जानते हैं, कुशीनगर। कुशीनगर क्या था, तमल गंगा जी की क्या थी, क्या आपको राजधानी थी। इस बात को याद रखिएगा। गौतम बुद्ध प्रथम उपदेश कहाँ देते ज्ञान प्राप्ति के बाद, तो आपको सारनाथ में, ठीक है ना। गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ होता है, तो आपको लुम्बिनी में। तो इन सभी चीजों को आपको बढ़िया से देख लेना है। फिर यहाँ पे एक प्रश्न है कि क्या जानते हैं कि गौतम बुद्ध के जन्म का प्रतीक जो था क्या था, तो आपको कमल और साठ। तो इन सभी चीजों को देख लीजिएगा। और गौतम बुद्ध बौद्ध धर्म के संस्थापक थे, इन्हें हम लोग लाइट ऑफ एशिया क्या कहेंगे, तो आपको लाइट ऑफ क्या कहेंगे जानते हैं, तो आपको एशिया। तो यहाँ से प्रश्न आ गया कि बताइए कि लाइट ऑफ एशिया के नाम से किन्हें जाना जाता है, तो क्या कहेंगे, तो आपको गौतम बुद्ध साहब को। किनको, गौतम बुद्ध साहब को, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर जो आपको बी है इस प्रश्न का क्या हो जाएगा कि आपको सही आंसर हो जाएगा। तो देखिए यहाँ से जो कुछ भी एनालिसिस करके आपको बताया जा रहा है, सारे चीजों को आपको बढ़िया से देख लेना है, ताकि आपको किसी भी प्रकार की जो है कोई समस्या जो है वो आपको ना हो। चलिए अब हम चलते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न हमारा क्या करा है, इस पर हम लोग बात करेंगे। देखिए कह रहे साथियों कि स्तूप संबंधित है किस धर्म से, था देखिए तो स्तूप का जो संबंध है ना वो आपको बौद्ध धर्म से। देखिए तो यहाँ से अगर क्वेश्चन पूछा जाए आपको स्तूप, क्या पूछा जाए, स्तूप, ठीक है ना। इसके बाद पूछा जाए चैत्य, क्या है, चैत्य, विहार, क्या है, विहार। इस सबका जो संबंध है वो आपको किससे है, तो क्या कहोगे, एक लाइन में आपको कहना है कि सबका संबंध जो है साथियों वो आपको बौद्ध धर्म से, किससे है, बौद्ध धर्म से। याद रहेगा कि सबका संबंध जो किससे है, तो क्या कहेंगे, तो आपको बौद्ध धर्म से, ठीक है ना। फिर यहाँ से एक बात आएगी, क्या आएगी, बात आएगी कि विहार किसे कहा जाता था। तो देखिए जहां पर बौद्ध भिक्षु निवास करते थे उस स्थल को क्या कहा जाता था जानते हैं, विहार कहा जाता था। ये जो चैत्य है यह आपको बौद्धों के पूजा स्थल को कहा जाता था। और स्तूप क्या था, तो गौतम बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद मल गणराज्य के लोगों ने इनके अस्थियों को 8 भागों में बांट दिया और उसको सामान्यतः क्या किया था जानते हैं, कि आपको समाधियों का निर्माण किया था। इसी को क्या कहा गया जानते हैं, तो आपको स्तूप कहा गया था। इस सभी बात को आपको अच्छे से याद रखना है। और एक चीज यहाँ पे और देख लीजिएगा, बौद्ध धर्म के 2 संप्रदाय के नाम याद रखिएगा, हीनयान और महायान। इसका जो संबंध है किससे है, तो आपको बौद्ध धर्म से। तो ये सभी आपके एग्जाम में खूब पूछे जाते हैं कि बताइए महायान, ठीक है ना। इसके अलावा आपको क्या कहते हैं, हीनयान, क्या है, हीनयान। इस सबका जो संबंध है वो किससे है, तो देखिए महायान और हीनयान इस दोनों का जो संबंध है ना वो आपको बौद्ध धर्म से, किससे है, बौद्ध धर्म से। इसके अलावा और भी चीज याद रखिएगा, क्या जानते हैं, श्वेतांबर दिगंबर, इसका जो संबंध है वो आपको जैन धर्म से। तो ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे कि श्वेतांबर क्या है, श्वेतांबर, और आपको दिगंबर क्या है, दिगंबर का संबंध जो है वो आपको किससे है, तो क्या कहेगा कि श्वेतांबर और दिगंबर का जो संबंध है वो आपको जैन धर्म से। तो ऐसे बहुत सारे प्रश्न आपके एग्जाम में आते हैं। जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक जो थे वो आपको महावीर स्वामी थे। बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध थे, क्या थे, गौतम बुद्ध थे। और इधर सिख धर्म के संस्थापक कहेंगे तो ये आपको गुरु नानक थे। कौन थे, गुरु नानक थे। तो देखिए तो यहाँ पे इन सभी एनालिसिस को आपको बढ़िया से देखते चलना है। और ये सारे एनालिसिस आपके लिए क्या है कि आपको इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। चलिए अब चलते हैं अगले प्रश्न को। देखिए लेकिन उससे पहले इसका आंसर जान लीजिए क्या होगा। तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो आपको बी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। चलिए देखिए नेक्स्ट प्रश्न आपका क्या कर रहा है, इस पर थोड़ा सा हम लोग क्या करेंगे कि आपको चर्चा करेंगे। देखिए कह रहा है कि महावीर का जन्म कहाँ हुआ था, मतलब महावीर स्वामी के जन्म के बारे में पूछा जा रहा है, ठीक है ना। देखिए लुम्बिनी, अवापुरी, कुंडलवन, ठीक है ना, सारनाथ। तो देखिए तो इसका जो सही आंसर होगा ना वो हो जाएगा आपको कुंडग्राम, क्या हो जाएगा, कुंडग्राम, ठीक है ना, क्या हो जाएगा, कुंडग्राम में इनका क्या होता है कि आपको जन्म होता है। कुंडग्राम क्या है, तो आपको वैशाली में, क्या है, वैशाली में। तो इन चीजों को आपको अच्छे से याद रखना है। अगर मैं आपसे प्रश्न पूछूं कि बताइए कि महावीर स्वामी का जन्म जो हुआ था कहाँ हुआ था, तो क्या कहने जानते हैं, आपको कुंडग्राम यानी कि वैशाली में। फिर यहाँ से एक बात रहेगी क्या कि महावीर स्वामी का जन्म कब होता है, तो आपको 540 ईस्वी में, कितना में, 540 ईस्वी में, यानी कि 540 ईसा पूर्व में इनका जन्म होता है, ठीक है ना। और 468 ईसा पूर्व में महावीर स्वामी की क्या होती है, आपको मृत्यु होती है, क्या होती है, मृत्यु होती है। कितने वर्ष की उम्र में जानते हैं, तो वह आपको मात्र 72 साल की उम्र में ये दुनिया को क्या होता है कि आपको छोड़ जाते हैं, क्या है, छोड़ जाते हैं, ठीक है ना। इस सभी बात को अच्छे से याद रखिएगा, ठीक है ना।
महावीर स्वामी के पत्नी का नाम जो था क्या था, तो वो आपको याद रखना है, यशोदा। क्या है? यशोदा। तो इन सभी चीजों को आपको बढ़िया से देख लेना है। देखिए इसमें और भी जगह है जिसके बारे में थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं। लुम्बिनी में कहेंगे तो गौतम बुद्ध का जन्म। पावापुरी में महावीर स्वामी को क्या होता है कि आपको निर्वाण की प्राप्ति होती है, अर्थात इनकी मृत्यु जो होती है पावापुरी में। सारनाथ में गौतम बुद्ध प्रथम क्या करते हैं कि आपको उपदेश देते हैं। तो ये जो देख रहे हैं आपको 34 नंबर प्रश्न, इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो आपको क्या हो जाएगा जानते हैं, तो आपको यानी कि क्या कहते हैं कि सी नंबर ऑप्शन क्या है, सी नंबर ऑप्शन, यानी कि महावीर स्वामी का जन्म कहाँ होता है, तो कहेंगे आपको कुंडग्राम यानी कि वैशाली में। कहा? वैशाली में। चलिए अब चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। और आप लोगों को ये सारी चीज समझ में आ रही है या नहीं आ रही है, आप लोग कमेंट करके बताओगे, ठीक है ना। और जहां भी दिक्कत होगी आपको बताना है, ठीक है ना। चलिए अब चलते हैं साथियों अगले प्रश्न को। देखिए तो अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, इस पर हम लोग बात करते हैं। देखिए क्या कह रहा है, सुनिए। कह रहा है कि अकबर का वित्त मंत्री कौन था। तो देखिए तो अकबर के जो वित्त मंत्री थे ना, वो आपको दिए गए ऑप्शन के अनुसार आपको टोडरमल को जाएंगे, टोडरमल, ठीक है ना। और इसी टोडरमल को अकबर जो होता है 1582 में दीवान अशरफ यानी कि भूमि विभाग का अध्यक्ष जो होता है वो आपको नियुक्त करते हैं। देखिए तो ये जो अकबर है ये मुगल बादशाह था और इसका शासनकाल 1500 कितना से जानते हैं, 56 से 1605 था। क्या था? 1605 था। कितना से जानते हैं, तो 1556 से 1605। इन चीजों को देख लीजिएगा, ठीक है ना। और ये जो अकबर है इसे मुगल वंश का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है, ठीक है ना। तीन चीजों को देखना है आपको। बीरबल का मूल नाम जो था वो आपको महेश दास। क्या था? महेश दास। इन चीजों को आपको देख लेना है कि बीरबल का मूल नाम क्या था, तो क्या कहिएगा, तो कहेंगे इससे बीरबल का जो मूल नाम है ना वो आपको महेश दास। क्या है? महेश दास। इस बात को आपको अच्छे से देखना है, ठीक है ना। महेश दास किसका मूल नाम है, तो क्या कहेंगे, तो आपको यानी कि बीरबल का। मांस जो था आपको हल्दी घाटी के युद्ध में मुगल सेना का नेतृत्व जो था आसफ खान के साथ मिलकर किया था, तो इस बात को याद रखिएगा। या हिंदू सेनापति था अबुल फजल, ठीक है ना। इसने आइन ए अकबरी, क्या कहेंगे, आइन ए अकबरी। क्या है? आइन ए अकबरी। इसके अलावा आपको क्या है जानते हैं कि आपको अकबरनामा, क्या है, अकबरनामा की रचना की है, इसलिए जाने जाते हैं, ठीक है ना। अबुल फजल जो था अकबर के दरबार का जो था वो आपको शाही क्या था, क्या आपको इतिहासकार था। ये जो देख रहे हैं आइन अकबरी अकबरनामा, दोनों की रचना आपको फारसी भाषा में हुआ था, किसके द्वारा, अबुल फजल के द्वारा। तो देखिए तो आइन अकबरी जो है वो आपको 5 भागों में क्या विभक्त है, जबकि आपको अकबरनामा का कितने खंड है, 3 खंड है। इसी का तीसरा खंड जो है वो आपको आइन अकबरी है। इस बात को अच्छे से याद रखिएगा। तो देखिए तो अकबरनामा जो है आपको एक इति वृत्ति है। क्या है? इति वृत्ति है। तो इन चीजों को आपको बढ़िया से देख लेना है। चलिए अब चलते हैं अगले प्रश्न को, लेकिन उससे पहले इसका सही आंसर जो जाएगा आपको सी, मतलब कि अकबर का जो वित्त मंत्री था वो आपको कौन था जानते हैं, तो वो आपको टोडरमल था। कौन था? टोडरमल था। और आप लोगों को समझ में आ रही है या नहीं आ रही है, आप कमेंट करके जरूर बताओगे, ठीक है ना। और जहां भी दिक्कत हो साथियों आपको शेयर करना है। क्या है? शेयर करना है। चलिए अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न हमारा क्या कर रहा है इस पर हम लोग बात करते हैं, ठीक है ना। देखिए तो प्रश्न को आप लोग बढ़िया से देखिए कि आपका प्रश्न जो है आपको क्या कह रहा है, ठीक है ना। देखिए कह रहा है अकबरनामा की रचना किसने की। देखिए कह रहा है अमीर खुसरो, अल बरूनी, इब्न बतूता, अबुल फजल। क्या है? अबुल फजल। तो साथियों ये जो अकबरनामा है ना, इस अकबरनामा की जो रचना किए थे ना वो आपको कौन जानते हैं, आपको अबुल फजल। कौन? अबुल फजल। तो इन चीजों को आपको अच्छे से देख लेना है, ठीक है ना। और अकबरनामा जो फारसी भाषा में क्या था कि आपको लिखा गया था, और इसमें आपको कितने खंड थे, तो आपको 3 खंड। क्या है? 3 खंड। फिर यहाँ देखिए अमीर खुसरो, तो अमीर खुसरो को क्या आता है, हिंदुस्तान का तोता कहा जाता है। अल बरूनी जो है ये आपको किताब उल हिंद लिखा था। क्या लिखा था? किताब उल हिंद। इन चीजों को आपको बढ़िया से देख लेना है। तो प्रश्न अगर आपसे पूछा जाए कि बताइए कि किताब उल हिंद कौन लिखा था, क्या कहिएगा, अल बरूनी। उसके बाद जो है इब्न बतूता। क्या है? इब्न बतूता। तो साथियों इब्न बतूता ने किताब उल रहला लिखा था। क्या लिखा था? किताब उल रहला, ठीक है ना, कौन लिखा था, तो क्या कहने जाते हैं, तो आपको इब्न बतूता ने लिखा था। कौन लिखा था? इब्न बतूता। तो देखे तो ये जो किताब उल रहला है चाहे आपको किताब उल हिंद, ये दोनों जो है ना आपको अरबी भाषा में लिखा गया था। किसमें लिखा गया था? अरबी भाषा में। इन चीजों को याद रखिएगा। ये जो अल बरूनी है मोहम्मद गजनवी के साथ भारत आया था, इब्न बतूता मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में आपको भारत आया था। तो इन सभी चीजों को आपको बढ़िया से देख लेना है। और आप लोगों को समझ में आ रही है या नहीं आ रही है साथियों, आप लोग कमेंट करके जरूर बताओगे। चलिए अब चलते हैं अगले प्रश्न को, लेकिन उससे पहले इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो आपको दी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है समझिए। कह रहा है कि दिल्ली से दौलताबाद किस शासक ने राजधानी परिवर्तित किया था। तो देखिए तो दिल्ली से दौलताबाद जो राजधानी परिवर्तित किया था ना वो आपको कौन जानते हैं, तो आपको मोहम्मद बिन तुगलक। तो ये जो मोहम्मद बिन तुगलक है दिल्ली की जनता को दंडित करने के लिए राजधानी को परिवर्तित किए थे, ऐसे क्या सारे इतिहासकार जो है वो आपको कहते हैं। तो यहाँ से एक चीज याद रखिएगा कि मोहम्मद बिन तुगलक जो है इनका शासनकाल 1325 ईस्वी से क्या है कि आपको
1351 ईस्वी है। तो इन चीजों को याद रखना है कि मोहम्मद बिन तुगलक का शासनकाल क्या है, तो 1325 से 1351 ईस्वी। मोहम्मद बिन तुगलक को, ठीक है ना, यानी एमबीटी इसको कहिए, क्या कहेंगे, एमबीटी को क्या कहा जाता है जानते हैं, तो विरोधाभासों का जो है वो आपको मिश्रण जो है वो आपको कहा जाता है। तो इस बात को याद रखना है। दूसरी बात आपको क्या याद रखना है साथियों, कि जो बलबन है, क्या है, बलबन है, ठीक है ना, बलबन का शासनकाल 1265 से 1287, पहले सबका शासनकाल जान लीजिए, ठीक है ना। अलाउद्दीन खिलजी का शासनकाल क्या है, तो आपको 1296 से 1316, इस चीज को देख लेना है। अकबर का शासनकाल आपको 1556 से जो है वो आपको 1600 के बयान है, तो आपको 25 में। अब देखिए अभी सबका संबंध किस वंश से है ये भी जान लीजिए, ठीक है ना। तो देखिए, तो सबसे पहले हम बात करते हैं अकबर का। तो देखिए साथियों, आप लोग कमेंट करके बता सकते हो कि अकबर का संबंध किस वंश से है, ठीक है ना, जब तक हम ऊपर के प्रश्नों को लिखते हैं। तो देखिए, ये जो बलबन है, बलबन का संबंध जो है वो आपको दास वंश से, किससे है, दास वंश से, या इसी को कहा जाता है गुलाम वंश, या इसी को कहा जाता है ममलूक वंश, ठीक है ना। मोहम्मद बिन तुगलक का जो संबंध है वो आपको तुगलक वंश से, किससे है, तुगलक वंश से, तो इस चीज को देख लेना है। उसके बाद है अलाउद्दीन खिलजी, इसका जो संबंध है वो आपको खिलजी वंश से, किससे है, खिलजी वंश से, क्या है, खिलजी वंश से, ठीक है ना। फिर आपको अकबर का जो संबंध है मुगल वंश से, अक्सर लोगों का आंसर सही आया था, ठीक है ना, मुगल वंश से, किससे है, मुगल वंश से। तो इस सभी बातों को आपको अच्छे से याद रखना है। और अकबर को मुगल वंश का जो होता है वो आपको वास्तविक संस्थापक जो होता है वो आपको कहा जाता है। तो देखिए, तो इस सब के बारे में थोड़ा सा एक टॉपिक और याद रखना है, हमें क्या जानते हैं, जैसे अकबर के काल को हिंदी साहित्य का क्या कहा जाता है, कि आपको स्वर्ण काल कहा जाता है। अलाउद्दीन खिलजी आपको घोड़ा दागने की प्रथा के लिए और प्रशासकीय सुधार के लिए जाना जाता है। उसके बाद है आपको जानते हैं मोहम्मद बिन तुगलक, इसे विरोधाभासों का मिश्रण जो है वो आपको कहा जाता है, इसे आप याद रखिएगा, ठीक है ना। बलबन जो है, ठीक है ना, तो ये जो है आपको क्या कहता है कि आपको सीधा और खरगोश जैसे जो प्रथा है उसको क्या किया था, शुरू किया था, इसलिए यह जो है आपको इतिहास में सबसे अधिक जो है वो आपको जाना जाता है। तो उम्मीद है साथियों कि आपको ये सारी चीज समझ में आ गए होंगे। तो देखिए, तो ये जो प्रश्न है 37 नंबर, इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो आपको क्या हो जाएगा जानते हैं, तो आपको यानी कि बी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, ठीक है ना। तो देखिए, तो इसमें बहुत सारे एनालिसिस किया गया है, आप इसे हम अपने कॉपी पर जो है आपको लिखिएगा। देखिए, वीडियो को देखने के बाद उसको पॉज करके और आपको बार बार जो है आपको देखना है। चलिए अब चलते हैं अगले प्रश्न को, देखिए क्या कह रहा है, सुनिए। कह रहा है, ताजमहल किस नदी के किनारे स्थित है, सोन, यमुना, गोमती, गंगा। तो देखिए, ताजमहल जो है ना साथियों, यमुना नदी के तट पर जो है वो आपको स्थित है। और ताजमहल का निर्माण जो है वो आपको मुमताज की याद में शाहजहां ने क्या किया था, कि आपको करवाया था। और एक चीज याद रखिएगा कि ताजमहल के जो वास्तुकार थे, क्या थे, वास्तुकार, इसका नाम जरूर याद रखिएगा। और इसके बाद ये पहले वास्तुकार का नाम जान लीजिए। तो ताजमहल के जो वास्तुकार थे वो थे आपको उस्ताद ईसा, कौन थे, उस्ताद ईसा थे ताजमहल के वास्तुकार। उसके बाद हो जाएगा क्या, ताजमहल को यूनेस्को ने, क्या है, यूनेस्को ने अपने विरासत सूची में कब शामिल किया था, 1983 में, ठीक है ना। ताजमहल को दुनिया के 7 आश्चर्यों में जो है, ठीक है ना, दुनिया में क्या है, क्या आपको 7 आश्चर्य, क्या है, 7 आश्चर्य, दुनिया के 7 आश्चर्य में, ठीक है ना, क्या आपको इसे शामिल किया गया था 2007 में, क्या है, 2007 में। अब आइए ताजमहल से अब क्या क्वेश्चन पूछा जाएगा कि ताजमहल किसके याद में जो था वो आपको बनाया गया था। तो देखिए, ताजमहल जो है वो आपको मुमताज के याद में, किसके याद में, मुमताज के याद में बनाया गया था। कौन बनवाया था ये भी आपको याद रखना है। तो देखिए, तो ताजमहल को जो बनवाया था ना वो आपको शाहजहां ने बनवाया था, शाहजहां ने। और ताजमहल के निर्माण अभी की बात करेंगे कि ताजमहल कब से कब तक बनकर तैयार हुआ था। तो देखिए, ताजमहल का निर्माण कार्य 1632 में शुरू होता है और यह 1653 ईस्वी में क्या होता है कि आपको बनकर तैयार होता है। तो यह ताजमहल के निर्माण की क्या है कि आपको अवधि है। और ताजमहल जो है आपको अहमद लाहौरी के देखरेख में क्या होता है कि आपको बना था। तो इन सभी चीजों को आपको बढ़िया से देख लेना है। तो उम्मीद है साथियों कि आपको ये सारे चीज होंगे समझ में आ गए होंगे। तो ये जो देख रहे हैं 38 नंबर प्रश्न, इसका सही आंसर जो हो जाएगा ना वो आपको क्या हो जाएगा जानते हैं, तो वह आपको यानी कि बी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, ठीक है ना। याद रखिएगा क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। चलिए अब हम चलते हैं अगले प्रश्न पर। और आप लोगों को ये प्रश्न समझ में आई या नहीं आई, या इस प्रश्न में अगर किसी प्रकार का कोई डाउट है तो आप कमेंट करके बताओगे। चलिए अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, इस पर हम लोग क्या करेंगे, क्या आपको बात करेंगे। देखिए, कह रहा है कि भारत का अंतिम मुगल सम्राट जो था कौन था। तो देखिए, तो भारत का जो अंतिम मुगल सम्राट था इसमें उसका नाम जो है आपको दिया ही नहीं गया है, ठीक है ना। यहाँ पर एक नाम आप ऐड कर लीजिए, क्या कर लीजिए, ऐड कर लीजिए। वो हो जाएंगे, कौन जानते हैं, तो आपको बहादुर शाह जफर। कौन हो जाएंगे, बहादुर शाह जफर। क्या कहेंगे, बहादुर शाह जफर। क्या है, बहादुर शाह जफर, ठीक है ना। इस नाम को आपको देख लेना, कौन हो जाएंगे, तो आपको बहादुर शाह जफर भारत के
अंतिम मुगल बादशाह में अगर पूछा जाए कौन, तो क्या कहेंगे, बहादुर शाह जफर। और इनका जो शासन काल था वो आपको 1838 से 1800 क्या था जानते हैं, क्या आपको 57 था। 1857 के सिपाही विद्रोह में भाग लेने के कारण इन्हें क्या होता है कि आपको पकड़ के रंगून भेज दिया जाता है, जहां पर इनकी क्या हो जाती है कि आपको मृत्यु हो जाती थी। देखिए इसमें और भी मुगल बादशाह है, उसके शासन काल आप यहाँ देखिएगा। जैसे शाहजहां का शासन काल 1627 से क्या आ जाते हैं 1658 है, तीन चीजों को याद रखिएगा। उसके बाद हुमायूं का शासनकाल 1530 से 1500 क्या है कि आपको 40 है। उसके बाद दूसरा टर्म 1555 से कितना है, जो आपको 1556 है, क्या है 56 है। तो इस चीज को भी आपको याद रखना है कि हुमायूं का शासनकाल आपको दो टर्मों में याद रखना है, 1530 से 1540, 1555 से 1556। अकबर का शासनकाल कहेंगे, अकबर का शासनकाल क्या है, तो 1556 से जो है वो आपको 1605 है। जहांगीर का शासनकाल तो 1627 से कितना जानते हैं, सॉरी 1605 से 1600 क्या कहेंगे जानते हैं, देखिए 1605 से 1627 जो है वो आपको जहांगीर का शासनकाल है। इन चीजों को देख लेना है, ठीक है ना। अकबर का शासनकाल तो 1556 से 1605 में। देखिए यहाँ पे कुछ चीज मिट गया था, आप उसे बढ़िया से देख लीजिएगा, ठीक है ना। यहाँ पे जो भी मुगल बादशाह है सबके शासनकाल को बोल दिए, आप उसे कॉपी में नोट कर लीजिएगा। दूसरी बात क्या है कि शाहजहां के काल को साथियों मुगल स्थापत्य कला का क्या कहा जाता है जानते हैं, तो आपको स्वर्ण काल कहा जाता है। हुमायूं के शासनकाल जो है, तो देखिए हुमायूं के शासन काल में जो है आपको उठा पटक का दौरा, अर्थात कहने का मतलब ये हुआ कि अपने भाइयों से अधिक परेशान था, ठीक है ना। इस वजह से जो है ये आपको अपने साम्राज्य का विस्तार नहीं कर सका, ठीक है ना। उसके बाद अकबर, अकबर को मुगल वंश का वास्तविक संस्थापक जो है वो आपको कहा जाता है। और मुगल वंश का जो सर्वाधिक साम्राज्य विस्तार हुआ था वो आपको अकबर के समय में हुआ था। उसके बाद है आपको जहांगीर, तो जहांगीर के काल को मुगल चित्रकला का स्वर्ण काल कहा जाता है। तो इन सभी चीजों को आपको देख लेना है। आपसे क्या कह रहा है कि भारत का अंतिम मुगल सम्राट कौन था, तो क्या कहिएगा, बहादुर शाह जफर। इसी में पूछेंगे कि बताइए कि मुगल वंश के संस्थापक कौन थे, तो आप क्या कहेंगे जानते हैं कि वो आपको बाबर थे। कौन थे, बाबर थे। तो उम्मीद है साथियों कि आपको ये चीजें समझ में आ गए होंगे। तो जो 39 नंबर प्रश्न है इसका सही आंसर जो रहेगा आपको ये हो जाएगा। हालांकि एक ऑप्शन जो है यहाँ पे मिस है, क्या है, मिस है, ठीक है ना। इसे आपको देख लेना। चलिए अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। और आप लोगों को समझ में आ रही है या नहीं आ रही है आप बताएंगे। देखिए यहाँ पर आ ही गया प्रश्न कि भारत में मुगल वंश का संस्थापक जो था कौन था। तो देखिए भारत में मुगल वंश का संस्थापक जो था वो आपको बाबर था। कौन था, बाबर था। यहाँ से प्रश्न आएगा कि भारत में मुगल वंश की स्थापना बाबर ने कब किया था, 1526 ईस्वी में, ठीक है ना। और दिल्ली सुल्तानत के लोधी वंश के जो शासक थे इब्राहिम लोधी, उस इब्राहिम लोधी को पानीपत के प्रथम युद्ध में प्राप्त करके, ठीक है ना। फिर यहाँ से एक बात करती है कि पानीपत का प्रथम युद्ध जो है वो आपको कब लड़ा गया था। तो पानीपत का जो प्रथम युद्ध है साथियों वो जो लड़ा गया था 1526 में बाबर और इब्राहिम लोधी के बीच में, जिसमें बाबर की जीत होती है और आपको इब्राहिम लोधी की हार होती है। और इसी युद्ध को जीतने के बाद बाबर जो होता है भारत में मुगल वंश की क्या करता है कि आपको स्थापना करता है, क्या है, स्थापना करता है। तो इन सभी चीजों को आपको देख लेना है, ठीक है। और अभी इस सबके बारे में कुछ बातें जो है आपको बताया है तो उसे भी आपको देख लेना है, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पे कुछ नया चीज बता देते हैं। जहांगीर जो है अपने पिता के खिलाफ 1599 ईस्वी में क्या किया था कि आपको विद्रोह किया था। क्या किया था, विद्रोह। इस बात को आपको अच्छे से याद रखना है, ठीक है ना। उसका अकबर के समय में एक चीज याद रखिएगा, क्या कि आपको अकबर ने 1571 ईस्वी में क्या है कि गुजरात पर आपको विजय प्राप्त किया था। और इस उपलक्ष्य में इसने क्या किया था कि बुलंद दरवाजा का निर्माण करवाया था। अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि भारत का सबसे ऊंचा दरवाजा कौन है तो क्या कहोगे, बुलंद दरवाजा। और इस बुलंद दरवाजा का निर्माण कौन करवाया था जानते हैं, तो वो आपको अकबर करवाया था। कौन करवाया था, अकबर। तो इन सभी चीजों को आपको बढ़िया से देख लेना है, ठीक है। चलिए उसके बाद है हुमायूं। तो हुमायूं ने क्या किया था कि आपको दीन पनाह किला का क्या किया था कि आपको निर्माण करवाया था। तो इन सभी चीजों को अच्छे से देखना है। चलिए अब चलते हैं अगले प्रश्न को। लेकिन उससे पहले इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा साथियों वो आपको ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो उम्मीद है कि आपको ये सारे चीजें होंगे समझ में आ गए होंगे। चलिए अब चलते हैं अगले प्रश्न को। देखिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है, कह रहा है कि शेख सलीम चिश्ती की दरगाह जो है आपको कहाँ अवस्थित है। देखिए कह रहा है आपको आगरा में, अजमेर में, विजयनगर में, दिल्ली में। तो देखिए तो ये जो शेख सलीम चिश्ती है इसकी जो दरगाह है साथियों वो आपको कहाँ है जानते हैं, तो यह आपको हो जाएगा आगरा में। कहाँ है, आगरा में। तो इस चीज को याद रखिएगा। उसके बाद अगर पूछा जाए कि आपको निजामुद्दीन औलिया, क्या पूछा जाए, निजामुद्दीन औलिया कुतुबुद्दीन बख्तियार का कि इसका दरगाह कहाँ है, तो आपको हो गया दिल्ली में। और मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह क्या आएंगे, तो आपको अजमेर में। देखिए एक बार रिकॉल कर लीजिए, मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह अजमेर में, ठीक है। शेख सलीम चिश्ती की दरगाह वो आपको आगरा में, कहा है, आगरा में। उसके बाद आपको शेख कुतुबुद्दीन बख्तियार का की, और उसके बाद आपको क्या कहने जानते हैं, निजामुद्दीन औलिया।
इनका दरगाह जो क्या है तो आपको दिल्ली में, लेकिन यहाँ से पूछा जा रहा है शेख सलीम चिश्ती की दरगाह, इसलिए ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा, अगर आपको सही आंसर हो जाएगा। चलिए अब चलते हैं अगले प्रश्न को। देखिए तो अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि भक्ति आंदोलन को उत्तर भारत में किसने आरंभ किया था। तो दक्षिण भारत से उत्तर भारत भक्ति आंदोलन जो लाए थे वो आपको रामानंद साहब। तो ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा, आपको सही हो जाएगा। और रामानंद साहब का जन्म जो होता है 1299 ईस्वी में, इसको याद रखिएगा। और रामानंद और भक्ति आंदोलन के पहले ऐसे संत होते हैं, ठीक है ना, जो आपको भक्ति के प्रचार प्रसार के लिए हिंदी भाषा का क्या करते हैं कि आपको प्रयोग करते हैं। तो इन सभी चीजों को आपको बढ़िया से देख लेना है, ठीक है ना। तो ये जो आप देख रहे हैं 42 नंबर प्रश्न, इसका सही आंसर ये हो जाएगा। और कभी कभी पूछ लिया जाएगा कि रामानंद जी के गुरु के नाम क्या था, तो कहेंगे राघवानंद। क्या कहेंगे, राघवानंद। फिर आइए यहाँ पे और भी ऑप्शन है जिस पर हम लोग विचार करेंगे। तो देखिए ये जो कबीर है क्या आपको निर्गुण विचारधारा के कवि थे, सॉरी क्या कहते हैं संत थे, निर्गुण विचारधारा के क्या है, विचारधारा के ये संत थे। मूर्ति पूजा का काफी ज्यादा मतलब मूर्ति पूजा का ये विरोध किए थे। चैतन्य महाप्रभु बंगाल के संत थे, कहाँ के संत हैं, बंगाल के। और भक्ति के प्रचार के लिए झाल कीर्तन का क्या कहेंगे, झाल कीर्तन का सबसे ज्यादा जो थे आपको प्रयोग किए थे। गुरु नानक देव जो है ये क्या कहते थे, आपको सिख धर्म की स्थापना किए थे। क्या किए थे, स्थापना किए थे। तो इन सभी चीज को आपको अच्छे से याद रखना था। एग्जाम में कभी कभी प्रश्न पूछ लिया जाता है कि बताइए कि सिख धर्म के जो संस्थापक थे वो आपको कौन थे। तो साथियों सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक थे और इनका जन्म 1469 ईस्वी में हुआ था। कहता मैं 1469 ईस्वी में तलवंडी में, कहा तलवंडी में। और इनकी जो मृत्यु होती है 1539 ईस्वी में, हालांकि कहीं कहीं 1534 में देगा। कहा जानते हैं आपको, करतारपुर में। क्या है, करतारपुर में। तो करतारपुर अभी पाकिस्तान में पड़ता है। क्या है, पाकिस्तान में पड़ता है, ठीक है ना। और ये जो तलवंडी है ननकाना साहिब, ये भी आपको अभी पाकिस्तान में पड़ता है। आइए चैतन्य महाप्रभु का जन्म 1486 में बंगाल के नादिया में हुआ था। तो इन सभी चीजों को आपको अच्छे से देख लेना। कबीर का जन्म जो है वो आपको विवादास्पद है। क्या है, विवादास्पद है, तो आपको उतना नहीं जाना है यहाँ पे। तो चलिए ये जो आपको 42 नंबर प्रश्न है इसका सही आंसर ये हो गया। चलिए अब देखिए अगला प्रश्न कर रहा है कि संत कबीर का जन्म जो है वो आपको कहाँ हुआ था। तो साथियों ये जो संत कबीर है इनका जो जन्म हुआ था, देखिए दिए गए ऑप्शन में क्या हो जाएगा, तो आपको वाराणसी। और वाराणसी के कहा जानते हैं, तो आपको लहरतारा में। क्या है, लहरतारा में। तो साथियों इन सभी चीजों को आपको अच्छे से याद रखना है कि ये जो संत कबीर है इनका जन्म कहाँ हुआ था, तो क्या कहेंगे जानते हैं, तो आपको वाराणसी के लहरतारा में। तो ये सभी बात आपको याद रखना है। दूसरी बात कबीर की जो समाधि है वो आपको कहाँ है, तो देखिए कबीर की जो समाधि है साथियों वो आपको मगहर है। क्या है, मगहर। मगहर कहाँ है, तो आपको वाराणसी उत्तर प्रदेश में। दूसरी बात एक चीज और याद रखिएगा कि कबीर के उपदेशों का जो संग्रह है वो आपको कहाँ है, तो वो आपको बीजक में। क्या है, बीजक में। तो याद रखिएगा कि कबीर के उपदेशों का जो संग्रह है वो आपको कहाँ है, तो क्या कहेंगे जानते हैं, तो आपको बीजक में। किसमें है, बीजक में। तो इन सभी चीजों को आपको अच्छे से याद रखना है। ये जो देख रहे हैं 43 नंबर प्रश्न, इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो आपको क्या हो जाएगा जानते हैं, तो आपको यानी कि क्या कहते हैं, तो आपको बी। और ये जो वाराणसी है याद रखिएगा इसे मंदिरों और घाटों का नगर भी कहते हैं। चलिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है इस पर हम लोग बात करते हैं। देखिए तो साथियों अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि भारत आने वाले पहले यूरोपियन जो थे कौन थे। तो भारत आने वाले जो पहले यूरोपियन थे साथियों वो आपको पुर्तगाली थे। कौन थे, पुर्तगाली। और आपको पता होगा कि आपको ये जो पुर्तगाली है ये आपको वास्को डी गामा एक नाविक थे यहाँ के पुर्तगाल के, जो आपको 1498 ईस्वी में भारत आया था। तो कभी कभी प्रश्न पूछ लिया जाएगा कि वास्को डी गामा भारत कब आया था, तो 1498 में, ठीक है ना। तो यहाँ पे दिए गए ऑप्शन के हिसाब से आपका जो सही आंसर हो जाएगा वो आपको सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, ठीक है ना। तो देखिए तो अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1600 ईस्वी में, इसको याद रखिएगा। फ्रांसीसी की स्थापना 1664 ईस्वी में थी, इसको याद रखना है। पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1498 ईस्वी में थी, इसे भी याद रखना है। और डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1602 ईस्वी में थी। तो देखिए यहाँ दिए गए ऑप्शन में भी आपको सबसे पहले जो लग रहा है वो कौन है जानते हैं, तो आपको पुर्तगाली है। और पुर्तगाली नाविक वास्को डी गामा 1498 में क्या होता है कि आपको भारत के कालीकट तट पर क्या होता है कि आपको पहुंचता है। तो इन चीजों को आपको अच्छे से याद रखना है। चलिए अब चलते हैं लोग अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, लेकिन उससे पहले इसका सही आंसर सी, ठीक है ना। चलिए देखिए और आप लोगों को समझ में आ रही है या नहीं आ रही है आप लोग कमेंट करके बताओगे, ठीक है ना। देखिए हम जो है आपको एकदम सीरियस होके पढ़ा रहे हैं। कारण क्या है कि आप सीरियस होके पढ़ोगे तो ही आपको अच्छे मार्क्स लाओगे, ठीक है ना। वैसे पास होने के लिए क्या है कि आपको एक नॉर्मली भी पढ़िएगा तो आप पास हो सकते हैं, ठीक है ना। तो देखिए अब हम चलते हैं अगले प्रश्न पर। कह रहा है कि प्लासी की लड़ाई कब हुई थी। तो साथियों प्लासी की लड़ाई जो है आपको 1757 में हुई थी। कब हुई थी, 1757 में थी। ये जो देख रहे हैं प्लासी है किसके बीच हुआ था, तो देखे थे एक तरफ था बंगाल का नवाब, कौन था, बंगाल का नवाब, ठीक है ना। और एक तरफ जो था आपको
ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। कौन था? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। इन चीजों को आपको अच्छे से याद रखना है, ठीक है ना। तो देखिए इस युद्ध में जो आपको जीत होती है वो आपको किसकी होती है? तो देखिए तो प्लासी युद्ध में जो आपको जीत होती है साथियों, वो आपको ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की होती है, और हार जो होती है बंगाल के नवाब का। तो बंगाल का नवाब रहता कौन? तो आपको सिराजुद्दौला। कौन होता है? सिराजुद्दौला। इस बात को आपको अच्छे से याद रखना है कि बंगाल के नवाब कौन? सिराजुद्दौला, ठीक है ना। और इसके जो सेनापति रहते हैं मीर जाफर, कौन रहते हैं? मीर जाफर। उसके धोखा के कारण जो होता है नवाब इस युद्ध को क्या होता है कि आपको हार जाता है। क्या है? हार जाता है। तो इस बात को आपको अच्छे से याद रखना है। और ये जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है, इसका जो सैन्य नेतृत्व करता है वो आपको रॉबर्ट क्लाइव। कौन करता है? रॉबर्ट क्लाइव। तो कभी कभी प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे कि प्लासी युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व कौन किया था? रॉबर्ट क्लाइव। और यही रॉबर्ट क्लाइव बाद में बंगाल के प्रथम गवर्नर जो होता है वो आपको बनता है। तो सभी चीजों को आपको अच्छे से देख लेना है। प्लासी का युद्ध जो है वो आपको भागीरथी नदी के तट पर, क्या है? भागीरथी नदी के तट पर जो था वो आपको लड़ा गया था। और यह प्लासी की जो युद्ध भूमि है वह है कहाँ देखेंगे आपको? पश्चिम बंगाल में। क्या है? पश्चिम बंगाल में। तो इन सभी चीजों को साथियों आपको अच्छे से क्या करना है कि आपको याद रखना है। 1764 में जो होता है वो आपको बक्सर का युद्ध क्या होता है? बक्सर का युद्ध होता है। तो ये सभी चीज आपको अच्छे से देख लेना है। अगर आपसे मैं प्रश्न पूछूं कि बताइए कि बक्सर का युद्ध कब हुआ था, तो क्या कहेगा? 1764 में। कितना में होता है? 1764 में। तो उम्मीद है साथियों कि आपको ये सारे चीज होंगे वो आपको समझ में आ गए होंगे। तो ये जो देख रहे हैं 45 नंबर प्रश्न, इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो आपको क्या हो जाएगा जानते हैं? तो आपको सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है सुनिए। कह रहा है कि अस्थायी बंदोबस्त किसने लागू किया था? तो देखिए तो अस्थायी बंदोबस्त जो लागू किया था साथियों वो आपको लॉर्ड कॉर्नवालिस ने लागू किया था। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने कब लागू किया था? तो आपको 1793 ईस्वी में। कहते हैं ईस्वी में 1793 ईस्वी में। इस बात को आपको अच्छे से याद रखना है। तो देखिए ये जो लॉर्ड कॉर्नवालिस है इसने अस्थायी बंदोबस्त को कहाँ लागू किया था? तो साथियों अस्थायी बंदोबस्त जो होता है वो आपको कहाँ लागू होता है? मुख्य रूप से यह जान लीजिए, ठीक है ना। तो ये आपको बंगाल क्या होता है? बंगाल। बंगाल के अलावा आपको बिहार क्या है? बिहार। ओडिशा क्या है? ओडिशा। इसके अलावा आपको बनारस खंड क्या है? बनारस खंड क्या है? बनारस खंड। और आपको उत्तरी कर्नाटक क्या है? उत्तरी कर्नाटक। देखिए ये जो स्थायी बंदोबस्त है ये आपको इन 5 क्षेत्रों में जो होती है वो आपको लागू की जाती है। कुल औपनिवेशिक भूमि के आपको कितने हिस्से पे जानते हैं? तो आपको 19% हिस्से पर। कितने हिस्से पे? 19% हिस्से पे। तो इन चीजों को आपको बढ़िया से देख लेना है, ठीक है ना। और ये जो स्थायी बंदोबस्त है इसके तहत भू राजस्व की जो दर होती है वो आपको निश्चित कर दी जाती है, ठीक है ना। सरकार और किसान के बीच में जो जमींदार होता है वो आपको बिचौलियों की भूमिका में क्या होता है कि आपको आ जाता है। तो इन सभी चीजों को आपको देख लेना है। और ये जो आप लॉर्ड कॉर्नवालिस को देख रहे हैं, लॉर्ड कॉर्नवालिस को भारत में सिविल सेवा का क्या कहा जाता है कि आपको जनक कहा जाता है। मतलब कि भारत में नागरिक सेवा का जो है किसे कहा जाता है? तो आपको लॉर्ड कॉर्नवालिस को। तो इन सभी चीजों को अच्छे से देख लेना है, ठीक है ना। फिर यहाँ से प्रश्न आएगा कि कॉर्नवालिस कोड कब लागू हुआ था? तो आपको 1793 में। कितना में लागू हुआ था? 1793 में। और ये जो आपको कॉर्नवालिस है ये आपको बंगाल का गवर्नर जनरल कब तक रहा था? तो कहेंगे 1786 से, ठीक है ना, 1793 ईस्वी तक लॉर्ड कॉर्नवालिस जो है बंगाल का क्या रहा था कि आपको गवर्नर जनरल रहा था। तो इन सभी बातों को आपको बढ़िया से देख लेना था। ये जो देख रहे हैं आपको 46 नंबर प्रश्न, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो आपको ये हो जाएगा। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न को। देखिए तो साथियों अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है? कह रहा है कि लक्ष्मीबाई कहाँ की रानी थी? तो देखिए तो लक्ष्मीबाई जो थी ना वो आपको झांसी की रानी थी। यानी कि इनका जो विवाह होता है वो आपको झांसी के राजा से होता है, इसलिए इन्हें कहा जाता है झांसी की रानी। देखिए तो यहाँ पे देख रहे हैं अवध, लखनऊ, झांसी, मेरठ, ये सभी जगह जो देख रहे हैं ये 1857 के सिपाही विद्रोह के क्या थे कि आपको प्रमुख थे। आइए थोड़ा सा बात कर लेते हैं किसके बारे में जानते हैं। तो ये जो आप देख रहे हैं अवध, अवध से 1857 के सिपाही विद्रोह का नेतृत्व कौन किए थे? तो याद रखिएगा बेगम। क्या कहेंगे? बेगम हजरत महल। क्या कहेंगे? हजरत महल, ठीक है ना। इसके अलावा आपको ब्रिटिश गाड़ी लखनऊ से, सॉरी हाँ लखनऊ बात वही हो गया, ठीक है ना। और लखनऊ एक ही चीज हो गया जहां से बेगम, हजरत महल और ब्रिटिश गाड़ी, ठीक है ना। चलिए उसके बाद आपको झांसी से रानी लक्ष्मीबाई, मेरठ से कदम सिंह। इन सभी चीजों को अच्छे से देख लीजिएगा। इसमें जो भी चीज दिया गया है वो सभी के सभी आपको 1857 के सिपाही विद्रोह के केंद्र थे। तो आप लोगों को समझ में आ रही है या नहीं आ रही है आप कमेंट करके बताओगे, ठीक है ना। और कल से हम आप लोगों से हालचाल ऐसे पूछेंगे कि साथियों आप कैसे हो, इस प्रकार से, ठीक है ना, एकदम नजदीक में आगे, ठीक है ना। इसलिए आप लोग थोड़ा सा अलर्ट रहिएगा, ठीक है ना। साउंड भी कुछ तेज रहेगी, ठीक है ना। चलिए देखिए क्या करें, लेकिन उससे पहले इसका आंसर देख लेते हैं क्या है। तो वो आपको यानी कि सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्या कह रहा है समझिए। कह रहा कि वीर कुंवर सिंह कहाँ के रहने वाले थे? तो साथियों वीर कुंवर सिंह
बिहार के जगदीशपुर के क्या थे, क्या आपको रहने वाले थे। मतलब बिहार में 1857 के सिपाही विद्रोह का नेतृत्व जो करते हैं वो आपको कौन कहते हैं, जानते हैं? तो वीर कुंवर सिंह। अगर इसी में पूछ देंगे कि पटना में 1857 के सिपाही विद्रोह का नेतृत्व कौन किए थे, तो आप कहिएगा पीर अली। क्या कहेंगे? पीर अली। तो इन सभी चीजों को आपको बढ़िया से देख लेना है। तो उम्मीद है साथियों कि आपको ये सारे चीजों के समझ में आ गए होंगे। चलिए अब हम चलते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न हमारा क्या करा है, इस पे बात करते हैं। देखिए क्या कि महात्मा गांधी द्वारा शुरू किया गया पहला जन आंदोलन जो है वो आपको कौन था? नील आंदोलन, असहयोग आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, नमक आंदोलन। तो देखिए तो गांधी जी के द्वारा शुरू किया गया जो पहला जन आंदोलन था साथियों वो आपको असहयोग आंदोलन, जो आपको 1920 से लेकर 1922 तक चला था। मतलब गांधी के द्वारा भारत में शुरू किया गया जो प्रथम जन आंदोलन था वो कौन था? तो आपको असहयोग आंदोलन। दूसरा जो था आपको नमक आंदोलन यानी कि सविनय अवज्ञा आंदोलन, ये भी आपको एक जन आंदोलन था। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 से 1944 तक चला था, इससे भी आपको याद रखना है। उसके बाद आ जाइए और आपको नील आंदोलन, नील की खेती के विरुद्ध जो था आपको 1917 में चंपारण सत्याग्रह जो था वो आपको चला था। तो यहाँ पर जन आंदोलन की बात करिए, जन आंदोलन हम उसको कहते हैं जिसमें समाज के सभी वर्ग के लोग जो होते हैं आपको हिस्सा लेते हैं, चाहे वो अमीर हो, गरीब हो, चाहे जो भी हो, क्या हो, जो भी है। तो इन चीजों को आपको बढ़िया से देख लेना है। तो उम्मीद है कि आपको ये सारी चीज समझ में आ गए होंगे। और महात्मा गांधी को हम लोग राष्ट्रपिता के नाम से भी क्या कहते हैं, क्या आपको जानते हैं? महात्मा गांधी को बापू भी कहा जाता है, ठीक है ना। महात्मा गांधी को जो है वो आपको अर्धनग्न फकीर भी कहा जाता है। तो इन सभी चीजों को आपको देख लेना है। यहाँ से कभी कभी प्रश्न आएगा कि महात्मा गांधी को अर्धनग्न फकीर कौन कहा था, तो आपको विंस्टन चर्चिल ने कौन कहा था? विंस्टन चर्चिल ने। फिर यहाँ से एक प्रश्न और आएगी कि ये जो महात्मा गांधी जी है, ठीक है ना, इन्हें आपको जादूगर कौन कहा था, तो वो आपको शेख मुजीबुर रहमान ने। फिर यहाँ से एक प्रश्न और पूछा जाता है गांधी जी से कि गांधी जी को मलंग बाबा की उपाधि कौन दिया था, तो खुदाई खिदमत गारों ने है, ठीक है ना। उसके बाद आपको एक प्रश्न और पूछा जाएगा, क्या जानते हैं कि ये जो आपको खुदाई खिदमतगार है ये आपको कहाँ थे, तो कहेंगे कहाँ जानते हैं, तो आपको उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत में यह खान अब्दुल गफार खान के नेतृत्व में क्या था, कि आपको बनाया गया एक संगठन था, इसको याद रखिएगा। तो यही आपको क्या होते हैं, खुदाई खिदमतगार हो, ठीक है ना। इसी ने महात्मा गांधी को मलंग बाबा की उपाधि देता है। फिर यहाँ से एक प्रश्न और आएंगे, क्या जानते हैं कि बापू की उपाधि ने कौन दिया था, तो आपको पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। सदी का महापुरुष अल्बर्ट आइंस्टीन ने कहा था, किनको, तो गांधी जी को। इसके अलावा राष्ट्रपिता सुभाष चंद्र बोस जी ने कहते हैं, और गांधी जी को महात्मा की उपाधि रविन्द्रनाथ टैगोर ने दिए थे। तो यहाँ पर जो प्रश्न दिया गया है उसका सही आंसर जो हो जाएगा वो आपको ही हो जाएगा, ठीक है ना। तो उम्मीद है साथियों कि आपको ये सारे प्रश्न जो होंगे वो आपको समझ में आ गए होंगे, ठीक है ना। चलिए अब चलते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या करा है इस पर बात करते थे। ये जो 49 है इसका सही आंसर भी हो जाएगा। चलिए 50 में चलते हैं। 1916 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था, तो देखिए तो ये आपको अंबिका चरण मजूमदार, यानी कि ऑप्शन नंबर 20 का क्या है कि आपको सही है। साथियों ये जो आपको लखनऊ अधिवेशन हुआ था 1916 में, ठीक है ना, इसी लखनऊ अधिवेशन में क्या हुआ था जानते हैं कि आपको मतलब गांधी जी की जो मुलाकात होती है, ठीक है ना, गांधी जी नहीं कहेंगे, राजकुमार शुक्ल की जो मुलाकात होती है वो आपको गांधी जी से होते हैं, और गांधी जी को चंपारण आने के लिए क्या करते हैं कि आपको न्योता देते हैं। क्या कहते हैं? न्योता देते हैं। तो इन सभी चीजों को देख लीजिएगा। तो यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा 1916 का लखनऊ अधिवेशन जो है हुआ था उसके अध्यक्षता कौन किया था, अंबिका चरण मजूमदार। और यहाँ पर आया कांग्रेस का बात, तो देखिए था कांग्रेस की स्थापना 1885 में होती है। तो इन चीजों को आपको बढ़िया से देख लेना है। तो उम्मीद है साथियों कि आपको ये सभी चीज समझ में आ गए होंगे। तो आज के हम सेशन को यहीं पे विराम देंगे, फिर मिलेंगे आपसे कल एक बेहतर क्लास के साथ। जब तक के लिए आप सभी साथियों से सुविधा, टेक केयर ऑल ऑफ यू।